ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन यानी RWD। व्हाट इज RWD? RWD स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वेब डेवलपमेंट में, आपका वेबसाइट फोन पे भी खुल सकता है, टीवी पे भी खुल सकता है यानी एंड्रॉयड टीवी पर, या टैब पे खुल सकता है, स्क्रीन वैरी करता है कि कहीं पर भी खुल सकता है। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के मदद से हर उस जगह जब आपका वेबसाइट खुले यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आपका वेबसाइट खुले तो आपका वेबसाइट अच्छा दिखे, यूजर फ्रेंडली दिखे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अगर आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो हो सकता है वो कंप्यूटर का स्क्रीन में अच्छा दिखे, फोन में ना दिखे। कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक स्क्रीन में अच्छा दिखे, दूसरा छोटा या बड़ा स्क्रीन में अच्छा ना दिखे। तो इस वजह से हमारा वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यानी फुल्ली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो अब वो रिस्पॉन्सिव होता क्या है और उसमें कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में तो जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनता है वो CSS के हेल्प से बनता है, HTML में नहीं बनता। लेकिन HTML में CSS से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिव का टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और एक्चुअली वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव जब बनाते हैं मीडिया क्वेरी लिख के, वो CSS में करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होता है क्या, इसको समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। Responsive web design (RWD) is an approach that makes web page rendered well on variety of device and window on screen size। यानी डिफरेंट स्क्रीन साइज, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट जगह पर जब ये आपका वेबसाइट खुलेगा उसको अच्छे से रेंडर करे पेज को। इट इंश्योर दैट द वेबसाइट्स लेआउट एडजस्ट ऑटोमेटिकली डिपेंड ऑन द डिवाइस। यानी आपका जो वेबसाइट का लेआउट है वो ऑटोमेटिकली डिपेंड करेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा खुद को, चाहे वो डेस्कटॉप पे खुले, लैपटॉप पे खुले या फोन पे खुले। बीइंग यूज्ड, जिसमें भी यूज होगा उसके हिसाब से वो सेटअप कर लेगा खुद को। की कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, रीसाइजिंग। की कॉन्सेप्ट क्या है? रीसाइजिंग। ऑटोमेटिकली एडजस्ट एलिमेंट टू फिट टू स्क्रीन साइज। यानी एलिमेंट अगर साइज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेबसाइट बनाया है जो कंप्यूटर के लिए बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसका विड्थ चौड़ा होगा, तो राइट साइड में मैं कुछ दूंगा, लेफ्ट साइड में मैं कुछ दूंगा, बट वही चीज़ अगर फोन में खुले तो जाहिर सी बात है वो उस तरीके से दिख नहीं सकता। तो मुझे उसको सेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना पड़ेगा कि राइट वाला चीज़ नीचे आ जाए, नीचे वाली चीज़ ऊपर चला जाए, इस तरीके से। अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दूँ तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूट स्ट्रैप। ठीक है, बूट स्ट्रैप। अगर मैं ये जाता हूँ, ये बेसिकली बूट स्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए ये वेबसाइट कंप्यूटर में कैसे दिख रहा है, इस तरीके से नेविगेशन बार है, इस तरीके से बीच में दिख रहा है, एंड दिस इज हाउ इट्स लुक ऑन वेबसाइट। अगर मैं इसको फोन में खोलता हूँ तो आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर जाके इसको मोबाइल आईफोन SC में कैसे दिखेगा, ये तो देखिए ये आईफोन SC में ऐसे दिखेगा। आईफोन 12 प्रो में कैसे दिखेगा, तो देखिए आईफोन 12 प्रो में ये इस तरीके से दिखेगा। आप देखिए, ठीक है, ये खुद से छोटा हो गया, खुद से एडजस्ट कर लिया। और देखिए नैव बार आ गया, ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेविगेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर तो खुद दिख रहा है। तो ये वेबसाइट खुद ब खुद कैसे करके सोच पा रहा है कि ये फोन में खुल रहा है तो मुझे ऐसे दिखना है और ऐसे ही क्यों दिखना है। तो ये सब चीज हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, हाइडिंग एंड श्रिंकिंग कंटेंट कैन हाइड और श्रिंक टू मेंटेन द गुड यूजर एक्सपीरियंस। यानी कंटेंट को हाइड और श्रिंक करना। अब देखिए यहाँ पर भी हमने वही दोनों किया। जैसे ही इसको मैं फोन के इस पे खोलूंगा तो अब देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये जो लिखा है ये पूरा छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, और नैव बार हाइड हो गया, और क्लिक करने पर ये, टॉगल करने पर ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाइडिंग एंड श्रिंकिंग। इसको हाइड किया मैंने, क्लिक करने पर मैं बुला रहा हूँ और क्रॉस करने पर चला जा रहा है, और इसको मैंने छोटा किया, ये सब छोटा किया। जबकि नॉर्मली इसका फॉन्ट काफी बड़ा था, एज यू कैन सी ये काफी बड़ा था। ठीक है, तो हाइडिंग एंड श्रिंकिंग कंटेंट टू मेंटेन अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। व्यू पोर्ट कंट्रोल पेज डिमेंशन एंड स्केल फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। यानी व्यू पोर्ट का मतलब हमने इससे पहले बात किया बहुत डिटेल से कि ये जो चीज है ये यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो ये वेबसाइट का पार्ट होता है। वेबसाइट में जो भी आप कोड, यानी हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो यूजर को सिर्फ इतना ही एरिया दिखता है। तो ये जैसे ही डेस्कटॉप में खुला तो डेस्कटॉप का विड्थ मिल गया उसको, यानी ब्राउजर को विड्थ मिल गया, तो उस हिसाब से ब्राउजर को पता चल गया कि कितना व्यू पोर्ट में मेरा ये वेबसाइट ओपन हुआ है। इससे क्या होता है, इससे वो एडजस्ट कर पाता है कि कब कितना दिखाना है क्या चीज़ को। जैसे एग्जांपल मैं व्यू पोर्ट अगर छोटा करता हूँ, अब देखिए मैं व्यू पोर्ट छोटा कर रहा हूँ, ये व्यू पोर्ट है। अब देखिए जैसे जैसे व्यू पोर्ट छोटा हो रहा है ना, देखिए वेबसाइट में चेंजेस हो रहा है खुद ब खुद। और देखिए ऊपर का नैव बार अभी गायब हो जाएगा, देखिए नैव बार गायब हो गया खुद ब खुद। देखिए वेबसाइट में चेंज हो रहा है, देखिए कंटेंट को देखिए अब खुद ब खुद वो व्यू पोर्ट चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो इसको कहते हैं व्यू पोर्ट, कि कितना जगह पर कौन सा व्यू पोर्ट में आपका वेबसाइट खुल रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन विथ व्यू पोर्ट। To make a web page responsive, add the following meta tag inside head section. हमने ये ऑलरेडी बहुत डिटेल से देख लिया है हेड वाले हमारे चैप्टर में, कि हेड टैग में, हेड एलिमेंट में हम लोग क्या क्या डालते हैं, और हमने उस पर ये बहुत डिटेल से बात किया था कि ये एक मेटा डेटा है जिसमें हम लोगों ने नाम रखा व्यू पोर्ट, कि ये मेटा डेटा व्यू पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, जिसमें हमने डाला कंटेंट विर्थ, डिवाइस विर्थ, यानी विर्थ को उतना कर दो जितना डिवाइस का विर्थ हो। ठीक है। अब ये कैसे ब्राउजर को पता चल रहा है कि व्यू पोर्ट कहाँ है, तो आप देखिए जैसे ही ये वेबसाइट फोन में खुलेगा ना, तो ये HTML पेज रेंडर होगा, तो अगर HTML पेज में ये लिखा होगा ना कि व्यू पोर्ट चेक करो और कंटेंट का विर्थ डिवाइस के विर्थ के बराबर कर दो, तो फोन का डिवाइस का जितना भी विर्थ है उतना ही विर्थ हमारा वेबसाइट का कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये होता है, दिस इंश्योर दैट द लेआउट अडॉप्ट करेक्टली टू वेरियस स्क्रीन साइज एंड डिवाइसेस। रिस्पॉन्सिव इमेज, हमने इमेज को तो देखा था लेकिन रिस्पॉन्सिव इमेज को नहीं देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग रिस्पॉन्सिव इमेज क्या होता है वो देखेंगे। बहुत ही आसान होता है। अगर इमेज वाला आपने नहीं देखा तो काफ़ी क्लासेस पहले हम लोगों ने इमेज वाले पर बहुत एक डेडिकेटेड क्लास था हमारा, जिसमें हमने इमेज के ऊपर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है। इमेज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, दे मस्ट स्केल करेक्टली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। यानी इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत एसेंशियल पार्ट होता है रिस्पॉन्सिव का, कि जब आप कोई इमेज ऐड करें तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा या बड़ा हो, डिपेंडिंग ऑन यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी, सेटिंग द विड्थ प्रॉपर्टी टू 100% इंश्योर दैट द इमेज स्केल अप टू डाउन फिट टू द स्क्रीन। यानी 100% अगर आप इमेज रखते हैं तो वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करता है खुद को। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फटाफट एक इमेज उठाऊंगा और उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्लास हमारा है 32, और यहाँ पर मैं एक इमेज लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं एक हेडिंग लेता हूँ, लर्निंग रिस्पॉन्सिव इमेज। इमेज को मैं यहाँ से इमेज, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कुछ स्टाइल करूँगा, थोड़ा सा स्टाइल। लेट से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर को दूंगा क्रिम्सन, और कलर को दूंगा वाइट, और साथ ही साथ टेक्स्ट अलाइन को दूंगा मैं सेंटर। ठीक हो गया ये। और इसके नीचे मैं यहाँ पर लूंगा एक IMG टैग। ठीक है। IMG हम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल किया है। मैं इसको व्यू पोर्ट में ऑन, नॉट व्यू पोर्ट, अपना वेबसाइट को ऑन करूंगा लाइव सर्वर की मदद से, और ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाके एक फोटो उठा लूंगा। लेट से बल्बसौर का एक फोटो उठाता हूँ मैं, बल्बसौर, बल्बसौर इमेज। लेट से मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमें थोड़ा सा बड़ा फोटो चाहिए जिसके वजह से हमें रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बल्कि यही लेते हैं, रिस्पॉन्सिव में टेंशन नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ SRC में चलता हूँ, और मैंने यहाँ पेस्ट किया, और मैंने यहाँ लिखा। ठीक है। अब जैसे ही मैं वेबसाइट को ओपन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे वेबसाइट में इमेज दिख जाएगा। एज यू कैन सी हमारे वेबसाइट में इमेज दिख चुका है। अब अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। मैं F12 करता हूँ, और मेरा वेबसाइट का मान लीजिए अभी विड्थ इतना है। यहाँ पर विड्थ आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर 760 पिक्सल से इतना, ठीक है, ये बता रहा है। मान लीजिए इतना तक डिवाइस में अगर मेरा इमेज खुल रहा है, तो चलो फिर तो इमेज दिख रहा है। लेकिन अगर इससे छोटा जगह में मेरा इमेज खुल रहा है, तो आप देखिए क्या हुआ। अब देखिए इमेज अंदर घुस गया यहाँ पर, यानी एक हॉरिजॉन्टल बार आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार सिर्फ वेबसाइट में होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। कभी भी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल बार नहीं होना चाहिए। तो ये इमेज हो गया है खराब, और देखिए यहाँ पर ये पूरा खराब हो गया। अब देखिए ये अजब अजीब, मतलब वेबसाइट खराब कर दिया मेरा बेसिकली पूरा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे यार स्क्रीन छोटा बड़ा हो, इमेज इसी के हिसाब से काम करे। तो सबसे पहले तो मैं एक इनिशियलाइज सेट करूंगा इमेज को, कि यार इमेज मुझे इतना बड़ा चाहिए ही नहीं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर इमेज में एक विड्थ प्रॉपर्टी होता है, एक हाइट होता है। तो मैं हाइट लेट से देता हूँ, मैं हाइट को 500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है। तो इमेज अच्छा बड़ा हो गया, और 500 ज़्यादा है तो 300 कर देता हूँ मैं। ठीक है। हो गया, ये 300 पिक्सल हमारा इमेज है। तो अब आप देखिए, अब अगर मैं इस इमेज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ
तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ खराब हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको 500 पिक्सल ही करता हूँ, और मेरा स्क्रीन क्योंकि यहाँ पर से जूम है, इसको बैक जूम करता हूँ। ये है 100%, ठीक है। तो अब आप देखिए ये खराब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नीचे आप देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, यानी इन शॉर्ट फोन में ये ठीक नहीं दिख रहा। अगर मैं फोन में खोल लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेट्स से मैं फोल्ड में खोलता हूँ, तो आप देखिए साइड में यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये खराब हो जा रहा है, यानी इमेज पूरा रेंडर हो रहा है, बट हमारा जो हेडिंग है वो खराब हो रहा है। एक्चुअली में हमारा पेज इतना ही है, लेकिन ये इमेज क्योंकि फट रहा था, तो वो इमेज को दिखाने के चक्कर में बाकी चीज को खराब कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे ही मैं बड़ा करूंगा, ये थोड़ा और बड़ा करूंगा, ये थोड़ा और बड़ा करूंगा, अब देखिए ये हमारा पूरा पेज है, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि ये बड़ा स्क्रीन है। लेकिन छोटा स्क्रीन में हमें चाहिए कि यार ये हमारा पेज इमेज की वजह से चेंज ना हो, बल्कि इमेज चेंज हो जाए पेज की वजह से, ठीक है। यानी अगर पेज छोटा हो रहा है ना, तो इमेज खुद ब खुद छोटा हो, ना कि हमारा पेज को खराब कर दे। अभी आप देखिए ये ये यहाँ तक हमारा पेज है, जैसे ही पेज छोटा हो रहा, आप देखिए पेज खराब हो गया। तो हमें चाहिए कि इमेज छोटा बड़ा हो। उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो लेट्स से अगर हम इमेज में 100% डाल देते हैं इस तरीके से, और उसके बाद अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूं, तो अब आप देखिए, हालांकि अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी भी ये वही प्रॉब्लम में है, एज यू कैन सी अभी भी वो भी इमेज फट रहा है, ठीक है। तो अब उसको मैं सेटअप कैसे करूंगा? तो आइए सेटअप करते हैं इसको। और सॉरी, मैंने माय बैड, ये विड्थ पे 100% लगता है ना, कि हाइट पे लगता है, ठीक है। तो हाँ, अब आप देखिए, अब आप देखिए मैं जैसे जैसे छोटा कर रहा हूँ, तो मेरा वेबसाइट के साथ साथ मेरा इमेज छोटा हो रहा है, एज यू कैन सी। आप H1 को गौर करिए, H1 पे गौर करिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? अब ये क्या हो रहा है कि ये इमेज वेबसाइट के हिसाब से हो रहा है, यानी वेबसाइट के हिसाब से खुद को छोटा कर रहा है, वेबसाइट को खराब नहीं कर रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। ये मोबाइल है, ये टैब है, ये बड़ा मोबाइल है, और ये टैब, और ये मेरा एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने 100% किया हुआ है ना, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे नॉर्मल में तो 500 पिक्सल दिखे, लेकिन मोबाइल में जाके खुद ब खुद उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये काम हम लोग CSS में प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि कैसे करके हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, तो एक मैं आइडिया देना चाहता था कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन काम करता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये यहाँ पर एक इमेज है, एक URL है, विड्थ को 100% कर दिया। यूजिंग द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी, सेटिंग अप द मैक्स विड्थ इतना, इंश्योर दैट इमेज स्केल डाउन बट डू नॉट इनलार्ज बियॉन्ड देयर ओरिजिनल साइज। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है। अगर आप मैक्स विड्थ 100% कर देना, तो क्या होता है कि ये चीज़, ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैं बड़ा करता हूँ नॉर्मल, इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ, ये ये चीज़ जो है ना, ये जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्क्रीन में भी खुलेगा ना, ये जब बहुत ज़्यादा लार्ज स्क्रीन में भी खुलेगा ना, तब भी देखिए ये फट रहा है। ये, लेकिन ये फटेगा, अगर मैं मैक्स विड्थ दूंगा तो ये इमेज फटेगा नहीं। यानी अभी क्या हो रहा है ना, अभी मेरा इमेज ओरिजिनल साइज से ज़्यादा बड़ा हो गया है, और कोशिश कर रहा है कि पूरा वेबसाइट में दिखे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इमेज स्ट्रेच हो रहा है, और वो फट रहा है, क्वालिटी खराब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार बड़ा स्क्रीन में बड़ा दिखे, लेकिन क्वालिटी खराब ना हो, ठीक है। तो अगर मैं मैक्स विड्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर, और मैं बोलता हूँ मैक्स विड्थ 100%। तो अब आप देखिए, दिखा आपको? तो अब आप देखिए, ये इसका एक्चुअल साइज था, तो ये अपने एक्चुअल साइज में आ गया। पेज जितना भी मर्जी बड़ा हो, इतना बड़ा पेज हो, या इतना बड़ा पेज हो, या इतना बड़ा पेज हो, आप देखिए फोन में बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि फोन के साइज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन लैपटॉप के साइज के हिसाब से, जैसे मैं लैपटॉप में गया टैब में, अब देखिए टैब के हिसाब से क्या है कि ये अगर मैं 100% नॉर्मल देता, ये पूरा में आ जाता, उसके वजह से इमेज खराब हो जाता। मैं चाहता हूँ कि इमेज का एक्चुअल साइज से बड़ा कभी इमेज ना हो, तो एक्चुअल साइज इमेज का इतना है। अगर मैं बहुत बड़े स्क्रीन में खोलूंगा, तो आपको दिखेगा डिफरेंस। आप देखिए डिफरेंस फिर, आप देखिए डिफरेंस कि कितना ज़्यादा बाहर है, ठीक है। तो ये होता है आपका, कि आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, प्लस आप नहीं चाहते कि इमेज फटे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी ये इतना बड़ा ही इमेज का एक्चुअल साइज, इस वजह से इमेज इतना दिखा। और जहां तक बात है मिनिमम में, तो मिनिमम में वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। लेट से मैं इसको मिनिमम में मोबाइल में लेके गया, अब देखिए ये खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है फोन। नाउ इस आर से इमेज 100%, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, हाइट ऑटो देना इज अ गुड प्रैक्टिस, कि हम हाइट को सेट नहीं करेंगे, हम उसको ऑटो बोलेंगे, यानी मैक्स विड्थ के अकॉर्डिंग ही
हाइट खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो हाइट को हम लोग करेंगे ऑटो, और बाय डिफॉल्ट हाइट ऑटो ही रहता है, ठीक है। तो इस पे कुछ भी फर्क नहीं हमें फील होगा, जो जैसा था वैसे ही हमें दिखेगा, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम। ये फोन में हो गया, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। नाउ पिक्चर, पिक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इमेज एलिमेंट के बाद ही हमने पिक्चर एलिमेंट पढ़ा था, और पिक्चर एलिमेंट में हमने ये देखा था डिटेल में कि पिक्चर एलिमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हर डिफरेंट वेबसाइट के साइज के हिसाब से आप उसको इमेज अलग अलग दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमने एक सोर्स में डाला कि भाई मीडिया अगर मैक्स विड्थ 600 पिक्सल हो तो फिर ये इमेज दिखाओ, अगर मैक्स विड्थ इतना हो तो ये इमेज दिखाओ, और अगर ये दोनों ना दिखे, दोनों का कंडीशन ना मैच करे, या फिर किसी ब्राउजर में पिक्चर एलिमेंट ही सपोर्ट ना करे, तो बाय डिफॉल्ट इसको दिखा दो, ठीक है। और इस पर हमने बहुत डिटेल से बात किया था कि इसका फायदा दो चीज़ में होता है, बैंडविड्थ में होता है, और बहुत ज़्यादा इस पे होता है, क्या नाम है, आप अपने मर्जी मुताबिक जो है इमेजेस दिखा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट और अनसपोर्ट भी डिपेंड करता है इस वजह से, यानी फॉर्मेट्स के बारे में हो सकता है आपने आईएमजी में पीएनजी लगा दिया और आपका पीएनजी सपोर्टेड नहीं है, तो आपको इमेज दिखेगा नहीं। तो उससे बचने के लिए भी आप दो तीन फेमस कैटेगरी के इमेजेस को लगा देते हैं, जो सपोर्टेड है वो दिख जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, अब ये रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज क्या होता है? टेक्स्ट कैन बी मेड रिस्पॉन्सिव बाय यूजिंग रिलेटिव यूनिट सच एज VH, viewport width. This ensures that the text size adjusts based on the width of the browser window. अब ये व्यू एच क्या होता है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हालांकि ये व्यू एच और यूनिट्स जो है ये CSS का पार्ट है, CSS में हम लोग डिटेल तफसील से पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आप पिक्सल ही इस्तेमाल करेंगे, बट कभी कभी VH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज केस। अब आप देखिए 10 VH बहुत बड़ा दिखेगा हमें ये टेक्स्ट, अब देखिए कितना बड़ा ये टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जब मैं स्क्रीन साइज को छोटा करूंगा ना, तो आप देखिए ये खुद से छोटा होगा टेक्स्ट, देखिए, ठीक है। अगर मैं फ़ोन में खोल दूँ, अब देखिए इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये है कि 10 व्यू पोर्ट, यानी व्यू पोर्ट के हिसाब से ये 10 ही दिखेगा। अगर मैंने व्यू पोर्ट को छोटा कर दिया तो वो छोटे व्यू पोर्ट के हिसाब से 10 दिखेगा, और अगर मैंने बड़ा रखा तो बड़े व्यू पोर्ट के हिसाब से ये 10 दिखेगा, ठीक है। यानी ये टेक्स्ट पूरा पूरी डिपेंड करेगा कि आपका विंडो का व्यू पोर्ट कितना है, जबकि पिक्सल में ऐसा नहीं है। जबकि पिक्सल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पिक्सल दे देता हूँ, लेट्स से 50 पिक्सल, नॉट पीसी पिक्सल, ठीक है। हेलो वर्ल्ड 2 कर देता हूँ मैं इसको। अब अगर मैं अपने वेबसाइट में जाऊँगा, तो लेट्स से मैं इसके बराबर इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक है, लगभग इसके बराबर है, ठीक है। तो ये छोटा नहीं होगा, जैसे मैं वेबसाइट को छोटा, मतलब वेब पेज को छोटा बड़ा मैनिपुलेट करूँगा। आप देखिए ये छोटा हुआ, देखिए ये और छोटा हो रहा है, ये और छोटा हो रहा है, लेकिन हमारा पिक्सल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये नीचे जरूर जा रहा है, बट ये छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से, तो इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे डिटेल में जब CSS पढ़ेंगे, कि कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या वो सब हम लोग उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको ये इतना पता होना चाहिए ओवरव्यू, कि हम लोग टेक्स्ट को भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं VH यूनिट जो CSS में मिलता है उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर बता रहा है कि VH इज इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट, यानी व्यू पोर्ट का 1% होता है एक VH, यानी 10% आपको दिख रहा है, ठीक है, 10% यहाँ पर, ठीक हो गया। मीडिया क्यूरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन CSS रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। मीडिया क्यूरी क्या होता है? मीडिया क्यूरी ही एक्चुअली में वो चीज़ होता है जिससे आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं किस तरीके से आपका वेबसाइट छोटा बड़ा या बहुत बड़ा स्क्रीन में दिखेगा। क्या होता है मीडिया क्यूरीज? इसको भी हम लोग डिटेल में CSS में पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट एक क्विक ओवरव्यू लेके चलते हैं। मीडिया क्वेरी अलाउ यू to apply different CSS rules depending on the screen size, ensuring that your design adapt for all स्मॉल स्क्रीन और लार्ज स्क्रीन। यानी आप मीडिया क्यूरी में रूल बताते हैं कि अगर इतना स्क्रीन में है तो टेक्स्ट को इतना बड़ा दिखाओ, इमेज को इतना बड़ा दिखाओ, या ये वाला इमेज दिखाओ, या इसका कलर ये दिखाओ, और बड़ा है तो ये दिखाओ, ठीक है। ये आप रूल्स बता देते हैं। एग्जाम्पल मीडिया क्वेरी, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड इन कॉलम ऑन लार्ज स्क्रीन एंड स्टैक्ड वर्टिकल ऑन स्मॉल स्क्रीन। तो अब देखिए ये स्टाइल टैग के अंदर, ये अगर मैं स्टाइल टैग यहाँ से उठा लूँ और हेड टैग के अंदर अगर मैं इसको डाल दूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये दोनों को मैं हटा देता हूँ, और इमेज के बाद जिस नाम से ये बना हुआ है ना, उस नाम से मुझे कुछ बनाना भी तो पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक लेफ़्ट है एक राइट है, तो लेफ़्ट राइट को मैं क्या करता हूँ कि लेफ़्ट राइट नाम का एक P टैग बना लेता हूँ,
तो मैं बनाता हूँ पी, जिस पे मैं देता हूँ लेफ्ट, नॉट लेफ्ट डायरेक्ट, क्लास लेफ्ट, और इस पे मैं लिख देता हूँ कि आई एम लेफ्ट क्लास। ठीक हो गया। एक और मैं बनाता हूँ इस तरीके से, आई एम राइट क्लास, राइट क्लास, नॉट राइट, राइट क्लास। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट राइट। अच्छा, एक है मेन। तो मेन को मैं क्या करता हूँ ना, मैं मेन को लेट से, पहले तो मैं मेन को अलग से बनाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेन में असल में है क्या, मतलब कैसे डिज़ाइन होता है। तो आई एम मेन, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लास लूँगा और लिखूँगा मेन। तो अब मैं अपना वेबसाइट को देखता हूँ, क्योंकि अब देखिए इससे क्या होगा कि ये तीनों स्टाइल रिफ्लेक्ट इस पे हो जाएगा, और मैक्सिमम विड्थ जैसे ही हो तो ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कुछ फ़र्क वगैरह पड़ा है कि नहीं। तो अब आप देखिए, इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, तो अब आप देखिए मैक्सिमम विड्थ 800 था यहाँ पर, तो अभी हम लोग 8 के नीचे है। ठीक है, देखिए ऊपर देखते रहिए 778 है। तो अब देखिए, पहले मैंने लिखा आई एम लेफ्ट पी टैग में, तो वो दिख गया पी टैग में आई एम लेफ्ट, इसके बाद आई एम राइट, इसके बाद मेन। ठीक है, तो ये सब दिख गया एज इट इज। लेकिन जैसे ही 800 मैं टच करूंगा, 96, जैसे ही 800 के ऊपर मैं गया, तो अब देखिए क्या हुआ। अब ये क्या हुआ कि ये आई एम लेफ्ट आई एम राइट ऊपर आ गया, और ये इसके बाजू में आ गया। यानी पहले इमेज के आजू बाजू कुछ नहीं था, जैसे ही 800 पिक्सल क्रॉस हुआ, तो मैंने ये रूल लगाया कि 800 पिक्सल क्रॉस हुआ मतलब स्क्रीन बड़ा है। 800 पिक्सल का अगर व्यू पोर्ट है तो इसका मतलब चौड़ा स्क्रीन है काफ़ी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो चौड़े स्क्रीन में मैं चाहता हूँ कि भाई ये कंटेंट नीचे ना दिखे, आजू बाजू दिख जाए। तो मैंने ये रूल सेट किया, और जैसे ही सेट किया तो अब देखिए आजू बाजू आ गया। ठीक है, और ये नीचे है, और मैं इसको ऐसे रखूंगा तो अब देखिए ये ऐसे दिख रहा है। तो ये कैसे करके मैंने किया, तो अब देखिए मैंने किया क्या यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या किया, राइट में फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, विड्थ को 20% रखा। ठीक है, और इसको 60% रखा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला जैसे ही, अब इससे क्या हुआ, एक के नीचे एक आ रहा था बाय डिफॉल्ट, लेकिन जैसे ही मैंने बोला 800 पिक्सल के ऊपर जाए स्क्रीन, तो क्या करो कि लेफ्ट, मेन और राइट सबका विड्थ को कर दो 100%। ठीक है, तो जैसे मैंने सबका भी 100% किया, और क्योंकि यहाँ पर फ्लोट लगा हुआ था, इस वजह से वो ऊपर चला गया। अगर आपको ये उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। ये सब क्योंकि सीएसएस का पार्ट है, और सीएसएस में भी थोड़ा एडवांस पार्ट है सीएसएस में, और अभी तक हमने सीएसएस स्टार्ट भी नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको अभी इतना समझाना था कि इस तरीके से काम करता है, जो आई होप आपको समझ में आ गया है कि रिस्पॉन्सिव कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, किया कैसे जाता है, कैसे करना है, दिमाग कैसे लगाना है, वो सब हम लोग डिटेल में समझेंगे सीएसएस में। और काफ़ी जल्दी सीएसएस का हम लोग का कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया होता लेआउट वाला में, कि हम लोग लेआउट बनाते हैं, उसमें से एक फ्रेमवर्क है, ग्रिड है, फ्लोट है और फ्लेक्स बॉक्स है। तो यहाँ पर फ्लोट का एग्जाम्पल दिया हुआ था, और ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स और फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क सच एज W3 एंड बूटस्ट्रैप मेक क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ईजियर बाय प्रोवाइडिंग प्री बिल्ड स्टाइल एंड गाइड्स। ठीक है, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, यानी हम लोग सीएसएस का फ्रेमवर्क सीखेंगे। काफ़ी टाइम है अभी, हमें पहले सीएसएस का कोर्स पूरा मुकम्मल करना है, एचटीएमएल के बाद फिर जावास्क्रिप्ट पूरा मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सीएसएस का फ्रेमवर्क उठाएंगे, उसके बाद हम लोग उठाएंगे रिएक्ट, और फिर जाके हम लोगों का एक मेगा प्रोजेक्ट बनेगा फ्रंट एंड में। और उससे पहले, उस मेगा प्रोजेक्ट से पहले, एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ने के बाद ही हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सिर्फ एचटीएमएल पढ़ के प्रोजेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, इट्स नॉट गोना मेक सेंस। बहुत से लोग बनाते हैं, बट मेरे ख्याल से वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सीएसएस ऐड ना करें, आपका लुक, विजुअल अपीयरेंस ही आपको समझ में नहीं आता है। तो सीएसएस और एचटीएमएल पढ़ने के बाद हम लोग 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट बनाने के बाद हम 1 से 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जब ये तीनों को सीख लेंगे, तीनों को कनेक्ट करके हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सीएसएस, यानी इसके थ्रू, क्या नहीं, फ्रेमवर्क के थ्रू। और फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट पढ़ के, एक हम लोग का मेगा प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एंड पे, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और फिर हम लोग अपने मर्न, यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट के तरफ चलेंगे। फ्रंट एंड हमारा हो चुका होगा, देन हम बैक एंड में चलेंगे, और फिर बहुत सी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, Bootstrap is another popular CSS framework for creating responsive design. It comes with a 12 column grid system and many components that automatically adjust based on screen size. अब Bootstrap काम करता है 12 कॉलम ग्रिड पे। अब ये 12 कॉलम ग्रिड क्या होता है, तो ये हम लोग Bootstrap वगैरह जब पढ़ेंगे अगर, तो हम लोग, मैं उस पर आपको डिटेल समझा दूंगा, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी आप ये समझिए Bootstrap एक फ्रेमवर्क है जिसके मदद से आप वेबसाइट का लेआउट बड़ी आसानी से
बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है, अगर आप में से कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो कोड आपको मिल जाएगा, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लिंक बेसिकली आपको सिर्फ पूरा कॉपी पेस्ट करना है। उसका रीजन ये है कि ये लिंक बूटस्ट्रैप का एक CND लिंक है। ठीक है, तो CND लिंक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप बूटस्ट्रैप के क्लासेस को डायरेक्ट इसमें यूज कर पाएंगे। अच्छा, ये CND लिंक अगर सम ऑफ रीजन काम ना करे, अगर ये लिंक काम ना करे सम ऑफ द रीजन, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको जाना है यहाँ पर, आपको बूटस्ट्रैप लिखना है, बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके अंदर जाके आपको जाना है, रीड डॉक पे जाना है आपको, और रीड डॉक के बाद आपको जाना है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, ये ठीक है, आपको यहाँ से ये लिंक उठाना है, आपको यहाँ से ये वाला लिंक उठा लेना है। ठीक है, बल्कि मैं इसको उठा देता हूँ और लेटेस्ट लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया, ये ये लेटेस्ट लिंक है, ये मैं यहाँ पर डाल दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये लिंक भी डालना है आपको। ठीक है, ये लिंक मिसिंग था, मैंने यहाँ पर ये भी लिंक डाल दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, और इसका चेंजेस आप देख सकते हैं। तो लेट से अगर मैं आपको जस्ट जस्ट फॉर दिखा दूँ, तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, demo.html, और इस पर मुझे बॉयलर प्लेट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बॉयलर प्लेट है। अब मैं इस पेज को अगर ओपन करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर पेज टाइटल कहाँ चले गया हमारा, ओके नो टाइटल, यहाँ टाइटल दिया हुआ नहीं है, तो मैं टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ डेमो, और मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। तो आप देखिए, माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज रीसाइज रिस्पॉन्सिव इफेक्ट, ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो अगर मैं इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये देखिए ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये अब देखिए, ये बड़ा था छोटे साइज में, छोटे स्क्रीन में छोटा हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा, ये मैंने किया कैसे, तो अब देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये बूटस्ट्रैप का पार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिंक यूज़ किया CND, जिसकी मदद से मैं बूटस्ट्रैप के जो लाइब्रेरी उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्लासेस को एक्सेस कर पा रहा हूँ। बॉडी में मैंने क्या दिया, कंटेनर फ्लूइड। अब कंटेनर फ्लूइड एक क्लास है जिसके पीछे बिहाइंड द सीन ऑलरेडी कुछ CSS लिख रखा है बूटस्ट्रैप वालों ने। यहाँ पर P5 का मतलब होता है पैडिंग 5, और जब P5 लिखते हैं तो चारों तरफ से पैडिंग 5 आता है। अब ये आप वेबसाइट को देख रहे हैं, कुछ यूँ दिख रहा है ना, अगर मैं इसको P1 कर दूँ तो आप देखेंगे चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, आप देखिए कितना पतला हो गया ये। ठीक है, तो मैं P5 ही रखता हूँ फिलहाल इसको, और BG प्राइमरी यानी बैकग्राउंड प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है ब्लू कलर, इस वजह से ये ब्लू है। अगर मैं इसको सक्सेस करूँगा CCESS, तो आई होप ये ग्रीन आ जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप मैंने काफ़ी टाइम पहले इस्तेमाल किया था। यस, ये ग्रीन आ गया। ठीक है, तो ये नाम होता है प्राइमरी सक्सेस एंड ऑल दैट। टेक्स्ट वाइट का मतलब टेक्स्ट वाइट, और टेक्स्ट सेंटर का मतलब होता है जो टेक्स्ट लाइन सेंटर हम लोग करते हैं वही। तो अब देखिए, ये सब CSS का प्रॉपर्टी है, हमने कितना आसानी से HTML के अंदर ही लिख दिया, अलग से CSS लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर ये स्क्रिप्ट क्यों ऐड किया, उसका रीज़न ये है कि बहुत सा CSS में बहुत सा चीज़ आपको चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ता है, मॉडल्स वगैरह चलाने के लिए, इस तरीके से क्राउजल चलाने के लिए, इस तरीके से nav बार चलाने के लिए, हैमबर्गर मेन्यू वगैरह में जो क्लिक करते हैं। अब ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ऑल ओके, अभी हम लोग इस पे नहीं जाते, और हमारा फोकस अभी हम HTML पे रखते हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चाहें तो, बट आगे ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ठीक है, एंड इवन एक्सप्लेन अदर्स, कि आप इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ को समझना बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से समझना कि आप दूसरे को सिखा सके, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ समझा नहीं रहा हूँ, मैं इस लेवल में आपको समझा रहा हूँ कि आप दूसरे को भी समझा सके, इतना आप समझ जाए। दैट्स इट, हमने बेसिक ओवरव्यू देखा कि वैसे क्या देखा, चैप्टर का नाम ही भूल गया मैं, हाँ रिस्पॉन्सिव डिजाइन देखा था। ठीक है, अच्छा चैप्टर समरी, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन अलाउ वेबसाइट टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू डिफरेंट स्क्रीन साइज यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स। यानी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या करता है, उसका मेन मकसद ये है कि हर डिफरेंट स्क्रीन साइज में वो खुद को एडजस्ट कर ले, अच्छा दिखे, दैट्स इट। और उसमें बहुत सा टेक्निक होता है, सेटिंग अ व्यू पोर्ट यूजिंग मेटा टैग टू इंश्योर प्रॉपर स्केलिंग, ये हम लोगों को पता है कि बॉयलर प्लेट में बाय डिफॉल्ट आता है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बट अब हम लोगों को ये भी पता है कि इसका काम क्या है बॉयलर प्लेट में। रिस्पॉन्सिव इमेज दैट स्केल यूजिंग प्रॉपर्टी लाइक विड्थ और मैक्स विड्थ, हमने ये भी देखा कि जब हम विड्थ देते हैं 100%, तो वो 100% इमेज पूरा व्यू पोर्ट में दिख जाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें रिस्पॉन्सिव तो होता है, व्यू पोर्ट छोटा होगा तो इमेज भी छोटा होगा, बट एक इशू इसमें ये है कि इमेज, अगर आपका व्यू पोर्ट इमेज के साइज से बड़ा है तो इमेज स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होकर फट जाएगा इमेज। ठीक है, इमेज का क्वालिटी खराब हो जाएगा। लेकिन मैक्स विड्थ जब आप डालते हैं तो वो नहीं होता, मैक्स विड्थ में इमेज का जो मैक्सिमम विड्थ है,
इमेज उससे बढ़ के नहीं होगा, फिर चाहे आपका स्क्रीन कितना बड़ा हो, लेकिन छोटे में वो ठीक एडजस्ट कर जाएगा। और ज़्यादा बेहतर मैक्स विड्थ देना ही होता है in most cases. Responsive text size using viewport related unit like WH. तो टेक्स्ट को भी हम लोग बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव, यानी रिस्पॉन्सिव का मतलब छोटा बड़ा होगा स्क्रीन के हिसाब से। उसमें से एक यूनिट आता है VH। हम लोग अब तक जितना भी इस्तेमाल किए हैं HTML में, हम लोग पिक्सल यूनिट को इस्तेमाल किए, ठीक है। तो बहुत सा यूनिट होता है, रिम होता है, विम होता है, बहुत सा कुछ होता है, ठीक है। मीडिया क्वेरी टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स बेस्ड ऑन स्क्रीन विड्थ। स्क्रीन विड्थ के हिसाब से हम लोग डिफरेंट रूल्स सेट कर सकते हैं मीडिया क्वेरी में। यूज CSS फ्रेमवर्क लाइक w3.css एंड बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। मैं यहाँ पर टेलविंड लिख देता हूँ, बूटस्ट्रैप, CSS, बूटस्ट्रैप, और क्योंकि यार टेलविंड बहुत अच्छा है, एंड टेलविंड, AILVIND, टेलविंड, टू स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट RWD, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन।